हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर अध्ययन करने से पहले इसे कुछ समझना जरूरी हो जाता है। जब भारत का संविधान बनाने की बात हुई तो संविधान निर्माताओं ने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद विश्व के संविधानों से जो अच्छे प्रावधान थे उनको वहाँ से लेकर भारतीय संविधान में समाहित किया। तो जो संविधान के अच्छे उपबंध हैं वही संविधान की विशेषता बताते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी विशेषता है और उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या बनते हैं। तो सबसे पहले विशाल और विस्तृत संविधान। विशाल एवं विस्तृत संविधान। सर आइवर्जेनिक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान कहा है। ये तो एक कथन हो गया अगर परीक्षा में आ जाए। फिर उसके बाद ये विशाल और विस्तृत क्यों है? जैसा कि पिछले एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ये भी इसकी विशालता का द्योतक है। फिर उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आइए 4 जो अनुसूचियां जुड़ी वो कब और किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, ये भी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ। तो इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके बाद 1985 में 52वां 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी सवाल आ जाता है, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो ये दल बदल से संबंधित थी। अब 11वीं अनुसूची की बात आती है तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची, ये भी 1992 में जोड़ी गई। ये शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थी, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर। तो जो पंचायती राज्य व्यवस्था वाले संशोधन में पंचायती राज्य के
29 विषय और शहरी स्थानीय निकायों के जो कार्य उपयोगी विषय थे वो 18 थे। ये भी सवाल आ जाता है कभी कभार। अब इतनी चर्चा होने के बाद अगली विशेषता पर भी चर्चा करते हैं। अगली विशेषता लिखित संविधान। वैसे तो हमारे देश पर ब्रिटेन का कब्जा रहा और बहुत से उपबंध भी हमने वहाँ से लिए, लेकिन लिखित संविधान यहाँ पर अंतर है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है और हमारा संविधान जो है वो लिखित है, तो इसे लिखने में भी काफ़ी समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, तो ये पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, तो ये भी एक विशेषता हो जाती है इसकी। अब अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं, एकल नागरिकता। अपने संविधान में, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की ही व्यवस्था है, जो राष्ट्र की नागरिकता एक ही होगी। और कुछ देश ऐसे हैं वहाँ राष्ट्र की नागरिकता भी होती है, उसके साथ में राज्य की भी नागरिकता होती है। तो जो ऐसे जो देश हैं जहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, आइए उसमें कुछ देश या राष्ट्रों को जानते हैं। अमेरिका, और स्विट्जरलैंड। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक राष्ट्र की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। तो जो एकल नागरिकता है इसका स्रोत जो है वो इंग्लैंड से है। यह भी एक प्रश्न हो गया कि जो एकल नागरिकता है वो किस संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हाँ, ये नहीं, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड नहीं होता है। इंग्लैंड बात अलग है। अगर ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड इनको जोड़ दिया जाए तो ब्रिटेन और या ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। अगर इन्हीं में इन सबको मिलाकर उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाए इसमें, तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी आना चाहिए। ब्रिटेन कब कहेंगे और यूनाइटेड किंगडम कब कहेंगे, तो ये भी विशेषता के अंतर्गत आ गई। ये अतिरिक्त जानकारी आपकी हो गई। अब नेक्स्ट विशेषता पर चलते हैं, मूल अधिकार। ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। जब संविधान बना
उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। फिर उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो संख्या मूल अधिकारों की 6 रह गई। तो वर्तमान में संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ऐसा सवाल आ जाए तो 6। अब जब विस्तृत रूप से जब मूल अधिकारों वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी तो विशेषताओं के अंतर्गत हैं, तो जो भी हल्के पॉइंट मिलते हैं तो वो उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनका स्रोत कहाँ से है? यूएसए से। भारतीय संविधान में जो है इनकी संख्या 6 है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये भी विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। अगर आयरलैंड नहीं आता है तो कहेगा कहाँ से प्रेरित है? तो स्पेन हो जाएगा आपका, स्पेन। वैसे सबसे पहले स्पेन ही है जहाँ से इनको जनरेट हुई। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी भी सरकार को जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। अब ये सरकार की इच्छा है वो उन्हें अपनाए या ना अपनाए, क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इस वजह से इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तो ये सरकार की इच्छा के ऊपर ही कि क्या करे क्या ना करे, इसका लाभ दे या ना दे, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों की बहुत महत्ता है। फिर अगले उसमें आप आते हैं संसदात्मक व्यवस्था। तो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ये भी एक सवाल हो गया। तो संसदात्मक प्रणाली जो है अपने यहाँ केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। इसके अंतर्गत जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है, और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का होता है। तो उसी तरीके से अगर आप राज्य में आएंगे तो जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की है वो भी जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, तो उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है। और नाम मात्र की कार्यपालिका का सैद्धांतिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास, और संसद की जो सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होती है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब अगली विशेषता आती है कठोर और लचीला। कठोर और लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला, नम्य और अनम्य भी हो जाएगा इसका। बात एक ही है, फ्लेक्सिबल और हार्ड।
तो भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता है, जब संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के तहत जब संविधान संशोधन किए जाते हैं तो वो कठोर संविधान संशोधन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है, जैसे मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जब इस प्रकार के उपबंधों में संशोधन करना होता है तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ये संशोधन होता है। तो यह 368 संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। और एक और दूसरा कि संसद के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त जो राज्य हैं, इतने भी राज्य हैं, उनमें आधे से अधिक का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का संशोधन है, ये भी तो वाकई में जटिल हो गए जब होते हैं। तो ये जो संशोधन है 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के जो संशोधन हैं, जो संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन मिलने के बाद में जो संशोधन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कोई उपबंध, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, इन पर अगर संशोधन करना हो तो इनके लिए जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो तो इनके लिए जो संशोधन होगा उसको विशेष संविधान संशोधन की प्रक्रिया में रखा जाएगा। अब ये तो कठोर संशोधन के अंतर्गत की बात हो गई। अब आते लचीला कौन सा है? जो साधारण संशोधन जिसको संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जाए, वो आम संशोधन 368 की श्रेणी में नहीं आता, वो केवल सामान्य संशोधन ही होता है। तो ऐसे संशोधन जैसे मान लीजिए किसी राज्य के नाम का परिवर्तन होना हो, या कोई नया राज्य स्थापित करना हो, या राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे व्यक्तियों के वेतन जो ऐसे पदाधिकारी हैं उनके वेतन में वृद्धि करनी हो, तब ऐसे संशोधन हैं वो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाते हैं। तो ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आता, ये आम संशोधन हो गया। अब अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार। तो सार्वभौम मताधिकार का आशय क्या है? जब हमारा संविधान बना उस समय मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष रखी गई। लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशियों को चुनने हेतु तो मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये व्यवस्था कब थी? जब हमारा संविधान बना तब। फिर उसके बाद संविधान में 61वां संविधान संशोधन होता है।
1989 में। अब ये भी सवाल आ जाता आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके तहत 18 वर्ष कर दी गई मतदाता की आयु। एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हुए हैं गिलक्रिस्ट। उन्होंने कहा कि जो सार्वभौम मताधिकार है वो सार्वभौम नहीं है। उसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिए। तर्क उनके ये थे कि जापान में जब मतदाता की जो आयु है वो 25 वर्ष है और जर्मनी में 20 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष। इस तरीके से ये हर एक देश के लिए अलग अलग अपने अपने हिसाब से आयु निर्धारित की गई है। तो ये सार्वभौम न होकर अपने हिसाब से अपनी प्रक्रिया को चलाने के लिए इनको बना लिया है। अब अगली विशेषता आती है धर्मनिरपेक्षता की। धर्म निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत थोड़ी विस्तृत चर्चा करें तो इसके अंतर्गत 3 तरीके के राज्य आ जाते हैं। एक नास्तिक राज्य, और दूसरा सैद्धांतिक। तो नास्तिक राज्य ऐसे राज्य होते हैं इनका कोई अपना धर्म नहीं होता, ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यहाँ राज्य से आश्रय राष्ट्र से ही है। और सैद्धांतिक राष्ट्र ऐसे होते हैं जो किसी धर्म विशेष को मानते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस तरीके से जो ये धर्मनिरपेक्षता पिछले एपिसोड में पढ़ ही चुके हैं कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में, और किस संविधान संशोधन द्वारा? 42 में। ये बात हो गई यहाँ पे। अब अगले उसमें चलते हैं विशेषता में। न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका। ये कहां से ली गई है? यह भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया। तो इसके अंतर्गत देश के लिए एक ही न्यायालय है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। उसके अधीन उच्च न्यायालय, फिर उसके अधीन जिला न्यायालय। इस तरीके से ये एक विशेषता इसकी हो जाती है। अगली विशेषता आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। तो ये कहां से लिए गए हैं? यह भी लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इस प्रकार के जो उपबंध हैं, इसके अंतर्गत
जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो 3 प्रकार के उपबंधों का भारत की संविधान में उल्लेख है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात को युद्ध और बाह्य आक्रमण या आसन्न संकट, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, उस समय लगा सकते हैं। तो ये कब कब लगा, ये भी जान लीजिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है यह भी आपका। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय प्रथम बार ये लगा। फिर उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। फिर उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण तो ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा भारत में 3 बार हुई। सर्वप्रथम 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, और उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, फिर उसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 में। इस प्रकार अब दूसरा जो आपातकालीन उपबंध में बिंदु आता है वो राष्ट्रपति शासन। ये जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा या राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं। कब? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब जो अगला आपात है वो वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात तो वित्तीय आपात और वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति मालूम पड़े, जो साख होती है उसको जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जनता को तत्काल उपलब्ध ना कराया जा सके, उस समय ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो अभी तक भारत में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई जिसके तहत
वित्तीय आपात की घोषणा हुई। ये जो राष्ट्रीय आपात था ये 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। ये भी प्रश्न हो गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? 352। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 356। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 360। तो ये जो थे इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रमुख बिंदु थे। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई विषय वस्तु के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।